गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम बात करते हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड यानी कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है, उसमें चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा उसको हम डिस्कस करेंगे। पहले हम यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड समझ लेते हैं। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है उसको हम समझते हैं। जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, कहीं पर मैग्नेटिक फील्ड प्रेजेंट है, उस केस में क्या होगा, दो टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बन सकती हैं। एक तो जैसे इस टाइप की हमने बनाई और एक इस टाइप की मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है। ठीक है, अब यहाँ दोनों में अंतर क्या है। अब इसमें अगर हम कोई पर्टिकुलर एरिया सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पर एरिया जो हमने सेलेक्ट किया वही एरिया यहाँ सेलेक्ट किया, उस दोनों एरिया में जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन पास कर रही हैं उनकी डेंसिटी सेम है, यानी कि जो मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर है वही मैग्नेटिक फ्लक्स यहाँ पर है। ठीक है, अब इस केस में यहाँ पर क्या है, जैसे हमने कोई एरिया बनाया, ये एरिया लिया, वही सेम एरिया हमने यहाँ पर ले लिया। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, जो मैग्नेटिक लाइंस हैं वो आपकी डिफरेंट हैं और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं वो डिफरेंट हैं। ठीक है, यानी कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रेयर थी, यहाँ पर डेंस हैं, यानी ये हम नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड बोल सकते हैं। ठीक है, ये हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, और ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये हमारा यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड और वो हमारा नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हो गया। ठीक है, इस प्रकार से हम समझ सकते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है और नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं अब मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल कैसा हो सकता है। ठीक है, मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल, चार्ज पार्टिकल आपका कैसे कैसे मूव कर सकता है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड हम ले रहे हैं, ये ध्यान रखने वाली बात है। ठीक है, अब यहाँ पर तीन टाइप के चार्ज पार्टिकल के मोशन हो सकते हैं, वो हम समझेंगे तीन टाइप के मोशन कौन कौन से हो सकते हैं। ठीक है, एक तो पहला मोशन क्या है, जैसे आपका मैग्नेटिक फील्ड है, मान लीजिए इस डायरेक्शन में हमारी मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज पार्टिकल भी इसी डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, पहला मोशन तो ये हो गया। और दूसरा मोशन क्या होगा, जैसे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज पार्टिकल इसके परपेंडिकुलर मूव कर रहा है। ठीक है, और तीसरा मोशन क्या होगा, जैसे हमारी ये मैग्नेटिक फील्ड है और हमारा चार्ज पार्टिकल ऑब्लिकली मूव कर रहा है। ठीक है, ये तीन केसेस बन सकते हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब पहले हम बात करते हैं पहले केस की, जब आपका मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है, तो उस केस में हम डिस्कस करेंगे। पहले तो हमें फार्मूला पता होना चाहिए, जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर फोर्स कितना लगता है, उसका फार्मूला होता है F इक्वल टू क्यू वी क्रॉस बी। ठीक है, F इक्वल टू क्यू बी क्रॉस बी ये फार्मूला होता है, जहाँ पर F है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, Q है चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड, V है वेलोसिटी और B है आपकी मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब इसको जब हम खोलते हैं तो आपका क्यू वी बी साइन थीटा आ जाता है। ठीक है, ये क्यू बी बी साइन थीटा है, ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में हमने लिख दिया है। ठीक है, अब ये मैग्नीट्यूड फॉर्म में है। अब हमें पता है जब चार्ज पार्टिकल आपका मूव कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ये जैसे मैग्नेटिक फील्ड है बी और इसी डायरेक्शन में हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है, तो उस केस में थीटा क्या होगा, जीरो होगा ना। जो चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट है और मैग्नेटिक फील्ड है उनके बीच का एंगल जीरो है। ठीक है, अब यहाँ पर हम साइन थीटा की जगह साइन जीरो अगर लिखते हैं तो जीरो आता है, साइन जीरो की वैल्यू हमारी जीरो होती है, तो यानी कि जो फोर्स आएगा वो आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, इस केस में जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, ठीक है, उस केस में आपका फोर्स जीरो आएगा, तो उस केस में आपके चार्ज पार्टिकल पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, जैसा मूव कर रहा है वैसे ही होता रहेगा। आपका मोशन ना इंक्रीज होगा ना डिक्रीज होगा, ना मोशन की डायरेक्शन चेंज होगी। ठीक है, यानी कि उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का कोई इफेक्ट हम इंक्लूड नहीं करते हैं। अब बात करते हैं सेकेंड केस की, जब आपका चार्ज पार्टिकल मूव करेगा मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर। अब जैसे हमने ये डॉट डॉट बनाए, इन डॉट डॉट को हम बता चुके थे कि इन डॉट डॉट का मतलब क्या होता है। ठीक है, जैसे ये डॉट डॉट है, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये डायरेक्शन होती कौन सी है, टूवर्ड्स मी, यानी अपवर्ड टू द पेपर, अपवर्ड टू द पेपर, ये मैग्नेटिक फील्ड की हमारी डायरेक्शन है। ठीक है,
जो डॉट हम बनाते हैं ये अपवर्ड डायरेक्शन शो करता है। अब हमारा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस डायरेक्शन, कहीं पर भी मान लेते हैं प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है, चार्ज पार्टिकल हमारा प्लेन में मूव कर रहा है, ठीक है। v वेलोसिटी है इसकी, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड है q, और मैग्नेटिक फील्ड हमारी प्रेजेंट है, ठीक है। ये चीज़ें हैं। अब हमें फार्मूला तो पता ही था, चार्ज पार्टिकल का फार्मूला क्या होता है, q v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर, ठीक है। ये हमारा चार्ज पार्टिकल का फार्मूला होता है। जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो उस पर जो फोर्स लगता है उसका फार्मूला ये होता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, अब इससे हम पता करेंगे फोर्स की जो डायरेक्शन होगी वो क्या होगी। फोर्स की डायरेक्शन अभी हम फाइंड आउट करते हैं कि फोर्स की डायरेक्शन आपकी क्या होगी। अब इससे हम कैसे यूज करके फाइंड आउट करेंगे, जैसे जो v है, अब v से हमें आइडिया लगना चाहिए। v की डायरेक्शन में हमें उंगलियों को रखना है, जो हमारा हाथ है राइट हैंड हमें निकालना है। राइट हैंड निकालने के बाद क्या करना है, v के डायरेक्शन में उंगलियों को रखना है। अपनी उंगलियों को v के डायरेक्शन में रखना है जितनी उंगलियां, और फिर जो मैग्नेटिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में उंगलियों को बेंड करना है। मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में उंगलियों को हम उस डायरेक्शन में बेंड करेंगे तो जो आपका फोर्स होगा, जो थंब होगा, वो आपका फोर्स की डायरेक्शन शो करेगा, ठीक है। इस केस में क्या है, v यहाँ पर जा रहा है, मान लीजिए इस प्लेन में जा रहा है, तो v के डायरेक्शन में हम अपनी उंगलियों को रखेंगे, ठीक है। फिर उंगलियों को हम कर्ल करेंगे मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, यानी कि अपवर्ड डायरेक्शन में उंगलियों को बेंड करेंगे, ठीक है। तो आपका थंब जो देगा, थंब आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, तो यानी कि थंब हमारा इस डायरेक्शन में कहीं ना कहीं आ रहा है, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देगा, ठीक है। यानी कि जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तो थंब आपका फोर्स की डायरेक्शन देगा, ठीक है। फोर्स यानी कि यहाँ पर आपका फोर्स जो है वो आपका इनसाइड लग रहा है, ठीक है। हर पॉइंट पर इनसाइड फोर्स लगेगा। जब हर पॉइंट पर फोर्स आपका इनसाइड लगेगा तो आपका मोशन ऑटोमेटिकली सर्कुलर मोशन हो जाएगा, ठीक है। और सर्कुलर जब मोशन होगा तो उस सर्कुलर मोशन में आपकी कुछ ना कुछ रेडियस होगी। हम मान लेते हैं इसकी रेडियस हमारी r रेडियस है, ठीक है। तो अब इस केस में देखना क्या है, जो अब आपका सर्कुलर मोशन होता है तो उस केस में एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है, ठीक है। और वो सेंट्रीपिटल फोर्स हमारे इस फोर्स को बैलेंस करेगा, ठीक है। क्यू वी क्रॉस बी को बैलेंस करेगा एम वी स्क्वायर आर। सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमारा एम वी स्क्वायर अपॉन आर, ठीक है। ये हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स होता है और ये हमारे क्यू वी क्रॉस वी को बैलेंस करेगा, ठीक है। अब हम जब क्यू वी क्रॉस वी को ओपन करेंगे, क्योंकि थीटा हमारा 90 डिग्री है और साइन 90 की वैल्यू होती है 1, ठीक है। तो हम इसे ओपन करेंगे तो क्यू वी वी आ जाएगा, क्यू वी वी इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। ये वैल्यू आपकी आ गई। अब हम यहाँ से r की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। r की वैल्यू जब हम यहाँ से क्रॉस प्रोडक्ट ये कट हो जाएगा तो हम देखेंगे r आपका आ जाएगा एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है। r हमारा आ गया एम बी अपॉन क्यू बी, एम बी अपॉन क्यू बी, ये हमारा r निकल के आ जाएगा, ठीक है। r यानी कि जो रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ है वो हमारी एम बी अपॉन क्यू बी आ जाएगी, ठीक है। अब यहाँ से हम एक चीज़ और अब यहाँ से एक चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, जो आपकी r है, यानी कि जो रेडियस है वो किन किन फैक्टर पर डिपेंड कर रही है। यानी कि जब आपका v बड़ा होगा, यानी कि वेलोसिटी ज़्यादा होगी, तो आपकी रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और देखिए किस पर डिपेंड कर रहा है, अब आपका चार्ज पार्टिकल के मास पर भी डिपेंड कर रहा है। यानी कि आपका चार्ज पार्टिकल का मास ज़्यादा होगा, m की वैल्यू ज़्यादा होगी तो आपकी रेडियस भी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ये इसके मास पर भी डिपेंड कर रहा है, ठीक है। इस प्रकार से हम r के रिलेशन को भी समझ सकते हैं किस किस पर डिपेंड करेगा, ठीक है। अब बात करते हैं हम इसके टाइम पीरियड। जैसे अभी हमने r फाइंड आउट किया, r की वैल्यू आई हमारी एम वी अपॉन क्यू बी, यानी कि रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ आया एम बी अपॉन क्यू बी, ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइम पीरियड, यानी कि जो आपका सर्कुलर पाथ है उसे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में कितना टाइम लग रहा है। टाइम हमारा होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। सिंपल फार्मूला तो डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। इस सर्कुलर पाथ में कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करनी पड़ेगी, जो आपका सरकमफ्रेंस है वो उतनी तो डिस्टेंस हमें ट्रैवल करनी पड़ेगी, यानी 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रैवल करनी पड़ेगी। और फिर आता नीचे वेलोसिटी। वेलोसिटी को अगर हम v डायरेक्ट अभी लिख देते हैं तो फिर आप देखिए हम r की वैल्यू पुट करेंगे। r की वैल्यू अभी जो हमने निकाली वो यहाँ पर पुट कर देते हैं,
mv/qb, ये आर की वैल्यू हमने पुट कर दी। तो आप देखिए टाइम पीरियड आपका आ गया 2πm/qb, ये हमारा टाइम पीरियड आ गया, यानी कि इतना टाइम लेगा इसे सर्कुलर पाथ को कंप्लीट करने में। ठीक है, अब एक चीज़ और हम यहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं, एंगुलर फ्रीक्वेंसी और हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अभी तो ये हमने टाइम पीरियड फाइंड आउट किया, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करेंगे। ठीक है, अब एंगुलर फ्रीक्वेंसी हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? एंगुलर फ्रीक्वेंसी का फार्मूला होता है 2π/t, ये हमारी होती है एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब ओमेगा इक्वल टू 2π/t है, तो 2π तो हमने लिख दिया, t हमारा टाइम पीरियड है, तो टाइम पीरियड भी हमने ऊपर निकाला था 2πm/qb। ठीक है, ये हमने टाइम पीरियड लिख दिया। अब इसे सॉल्व कीजिए, 2π से 2π कैंसिल, ओमेगा इक्वल टू qb/m, ये आ गया हमारा एंगुलर फ्रीक्वेंसी। ठीक है, यानी कि आपकी एंगुलर फ्रीक्वेंसी है वो आपके मास पर डिपेंड कर रही है, मैग्नेटिक फील्ड पर डिपेंड कर रही है और q पर डिपेंड कर रही है, r पर डिपेंड नहीं कर रही है, वेलोसिटी पर भी डिपेंड नहीं कर रही है। ये चीज़ हम यहाँ से समझ सकते हैं। ठीक है, तो ये तो हमने सीखा कि जब आपका चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलर मूव कर रहा है तो उस केस में फोर्स और जो टाइम पीरियड था वो चीज़ें हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अब हम बात करते हैं व्हेन v एंड b आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। ठीक है, इंक्लाइंड टू ईच अदर यानी कि जो चार्ज पार्टिकल का मोशन है वो आपका परपेंडिकुलर नहीं है और सेम डायरेक्शन में नहीं है, इंक्लाइंड डायरेक्शन में। ठीक है, इसको अगर हम डायग्राम से समझें तो हम डायग्राम से कैसे समझ सकते हैं वो आप देखिए। जैसे हमने मान लीजिए 3 एक्सिस बना दी, एक्स, वाई और जेड एक्सिस। ठीक है, ये मान लिया हमने वाई एक्सिस है, ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये हमारी जेड एक्सिस है, 3 एक्सिस बना दी। अब यहाँ पर हम पहले बात कर लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन की। मान लीजिए मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन जेड एक्सिस के अलोंग मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं चार्ज पार्टिकल के मोशन के डायरेक्शन की। चार्ज पार्टिकल का मोशन कुछ एक्स, वाई और जेड के बीच में कोई एक डायरेक्शन हमने मान ली, वहाँ पर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। ठीक है, ये पर्टिकुलर परपेंडिकुलर नहीं है और मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में भी नहीं है, ये इंक्लाइन डायरेक्शन में है। इसके बीच का एंगल हमने मान लिया थीटा, ये एंगल है। ठीक है, अब यहाँ से देखते हैं, अब इसके हम कंपोनेंट करेंगे। कंपोनेंट कैसे कैसे करेंगे? एक तो हम जेड डायरेक्शन में कंपोनेंट कर लेंगे और एक हम जो इसका नॉर्मल कंपोनेंट होगा वो हम कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक कंपोनेंट हमने Vn मान लिया और एक Vv कंपोनेंट मान लिया, जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में मोशन होगा उसके डायरेक्शन में कंपोनेंट मान लिया। अब जब आप इसके कंपोनेंट करेंगे, ये तो एंगल हो गया थीटा और ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा। ठीक है, अब जब ये कंपोनेंट आप करेंगे, जैसे जो Vn का कंपोनेंट होगा वो हमारा V साइन थीटा वैल्यू देगा। ठीक है, जो ये कंपोनेंट है वो V साइन थीटा की वैल्यू देगा और ये कंपोनेंट V कॉस थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, ये चीज़ आप समझ सकते हैं, सिंपल ज्योमेट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, कंपोनेंट करने हैं। ठीक है, ये आपका, और जो Bb का कंपोनेंट है जो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में कंपोनेंट है वो V कॉस थीटा की वैल्यू देगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें कुछ चीज़ें क्लियर हुई होंगी। पहले तो हमने कंपोनेंट समझ लिए, कंपोनेंट हमें कैसे करने हैं वो हमने समझ लिया। ठीक है, अब यहाँ पर हमें देखना क्या है, जो आपका कंपोनेंट है उनके वजह से कुछ ना कुछ मोशन होगा। जैसे हमने बात की थी, जो कंपोनेंट फर्स्ट केस हमने पढ़ा था ना, अगर आपका वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में, तो उस केस में मैग्नेटिक फोर्स 0 लगता है। ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके थे। और सेकेंड केस में क्या पढ़ा था, जब आपका परपेंडिकुलर होता है तो उस केस में मोशन आपका सर्कुलर हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, दोनों कंडीशंस अप्लाई होंगी। दोनों कंडीशन कैसी कैसी अप्लाई होंगी वो हम देखते हैं। ये हमारे एक्सिस थे जो हमने बनाए थे, ये था हमारा वाई एक्सिस, ये हमने एक्स एक्सिस बनाया था और ये हमारा जेड एक्सिस था। ठीक है, यहाँ पर हमने कंपोनेंट किए थे BV का कंपोनेंट और ये हमने कंपोनेंट किया था VN का कंपोनेंट। ठीक है, और हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी इस डायरेक्शन में मानी थी। ठीक है, ये चीज़ हमने की थी। अब हमें देखना क्या है कि हमारे चार्ज पार्टिकल का मोशन कैसा होगा।
चार्ज पार्टिकल पहली बात तो बी यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में तो मूव कर ही रहा है, ठीक है, इस डायरेक्शन में चार्ज पार्टिकल तो मूव कर रहा है। अब चार्ज पार्टिकल एक्चुअली जो आपका इस कंपोनेंट की वजह से वी के कंपोनेंट की वजह से भी तो कुछ मोशन होगा। अब जब सेम डायरेक्शन में है चार्ज पार्टिकल तो उस वजह से फोर्स तो जीरो लग रहा, लेकिन जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन है यानी कि वी का कंपोनेंट परपेंडिकुलर डायरेक्शन दे रहा तो उस केस में फोर्स आपका इस प्रकार से लगेगा कि चार्ज पार्टिकल का मोशन सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन आपका वी के कंपोनेंट की वजह से हो रहा है। और जब चार्ज पार्टिकल जो आपका मूव करेगा वो बी की डायरेक्शन में भी मूव करेगा क्योंकि वेलोसिटी आपकी जेड एक्सिस के अलोंग भी लग रही है, ठीक है, यानी कि सर्कुलर मोशन भी हो रहा है और चार्ज पार्टिकल जेड एक्सिस के अलोंग भी मूव कर रहा है, ठीक है। तो यानी ये मोशन आपका हेलिकल मोशन, कुछ न कुछ हेलिकल टाइप का मोशन हो जाएगा, ठीक है, चार्ज पार्टिकल का। अब हमें पता है जो आपकी रेडियस थी, पहले हम बताए थे रेडियस mv/qb थी ना, qb ये रेडियस हम निकाल चुके थे। अब जो v होगी, जो रेडियस यानी कि सर्कुलर पाथ में मूव कराने में जिस कंपोनेंट का हाथ है वो है आपका vn, तो यहाँ पर हम vn ले लेंगे, ठीक है, vn की वजह से सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और vn हमें पता ही है vn कितना है, vn हम देख चुके थे v sin थीटा है, ठीक है, v sin थीटा हमारा vn है अपॉन qb हमने लिख दिया, ठीक है, ये हमारा रेडियस आ जाएगी, ठीक है, ये हमारी रेडियस निकल के आ गई। अब हम बात कर लेते हैं टाइम पीरियड की। टाइम पीरियड की बात अगर हम करें तो टाइम पीरियड कितना होगा एक पाथ को, एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, ठीक है, तो t = 2πr/Vn होगा क्योंकि सर्कल की जो सर्कमफ्रेंस है 2πr है और Vn की वजह से ही मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, ठीक है, तो t = 2πr, r की अभी हम वैल्यू रखेंगे, Vn की जगह v sin थीटा पुट करेंगे, ठीक है, r हमारा था v sin थीटा अपॉन qb, ये अभी हमने जस्ट अभी फाइंड आउट किया था, साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल, v से v कैंसिल, यानी कि जो आपका टाइम पीरियड आ जाएगा 2π/qb आ जाएगा, ठीक है, यानी कि टाइम पीरियड पर कोई भी चेंज नहीं हो रहा है, 2πm है ना, ये m भी है, 2πm/qb टाइम पीरियड आ जाएगा, यानी कि टाइम पीरियड पर कोई चेंज नहीं हो रहा। टाइम पीरियड जैसा आपने परपेंडिकुलर वाले केस में निकाला था वही टाइम पीरियड इंक्लाइंड वाले केस में आया, ठीक है, तो टाइम पीरियड वही रहेगा, टाइम पीरियड कोई चेंज नहीं हो रहा। अब हम बात करते हैं पिच की। पिच क्या होती है उसे हम समझते हैं। जैसे आपका हेलिकल पाथ में मूव करता है चार्ज पार्टिकल, जब इस टाइप से हेलिकल पाथ में चार्ज पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है तो उस केस में क्या होता है कि ये तो हमारी रेडियस है, अब हमें चार्ज पार्टिकल को फाइंड आउट करना है कि जो ये डिस्टेंस है एक सर्किल और दूसरे सर्किल के बीच में कितना डिस्टेंस है, यानी कि एक चार्ज पार्टिकल पर्टिकुलर डिस्टेंस पर दोबारा आ रहा है अगर रिपीट करके, तो उस केस में कुछ ना कुछ डिस्टेंस बन रही है, उसे हम बोलते हैं पिच, ठीक है, ये कोई ना कोई डिस्टेंस है, यहाँ पर जैसे ये डिस्टेंस है ये भी पिच है आपकी, ऐसे ही आपकी पिच होती है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है ये पिच की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, पिच ये डिस्टेंस है, पिच की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। जो आपका चार्ज पार्टिकल अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है वो किस कंपोनेंट की वजह से मूव कर रहा है, वेलोसिटी के वी कंपोनेंट की वजह से अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है, और टाइम पीरियड भी कुछ ना कुछ है चार्ज पार्टिकल का जिस वजह से चार्ज पार्टिकल दोबारा अपनी पोजीशन पे बार बार वापस आ रहा है, वो टाइम पीरियड भी होता है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है, पिच फाइंड आउट करनी है ना, तो पिच यानी डिस्टेंस का फार्मूला होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, वेलोसिटी इंटू टाइम डिस्टेंस का फार्मूला होता है। अब हमें वेलोसिटी कौन सी लेनी, वी मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में जो वेलोसिटी है उसी की वजह से आपका चार्ज पार्टिकल अपवर्ड मूव कर रहा है, तो हम वी की वेलोसिटी लेंगे। और टी टाइम पीरियड अभी हमने निकाला था 2πm/qb, तो यानी पिच आपकी आ जाएगी 2πm v cos θ/qb, ये हमारी पिच आ जाएगी, ठीक है। इस प्रकार से हम पिच फाइंड आउट कर लेंगे। आई थिंक ये सब चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू।